नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म। शुरुआत करेंगे 2024 के आम चुनावों से पहले देश में कई तरह के राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहे हैं। एक और जहां विपक्ष बीजेपी को घेरने की तैयारी में लगा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी सभी मोर्चों पर काम करते हुए विपक्ष को ही चारों खाने चित करने की सियासी योजना पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी के तहत प्रधानमंत्री मोदी की नई कैबिनेट टीम तैयार करने पर भी लगातार मंथन किया जा रहा है, जो कि 24 से पहले चुनाव की फाइनल कमान संभालेगी। लेकिन इस बीच महाविपक्ष की एकजुटता पर भी संशय बरकरार है। दरअसल देश में इन दिनों महाविपक्ष की एकजुटता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनडीए के पुराने सहयोगी दलों का फिर पास आना और प्रधानमंत्री मोदी एवं बीजेपी की नई टीम की तैयारी ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है। मगर बीजेपी को आस है कि नई टीम चुनाव से पहले कुछ ऐसा सियासी गणित बिठाएगी कि सभी विपक्षी दल चारों खाने चित हो जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच आज दिन भर एनसीपी और राजस्थान को लेकर क्या चला, एक नज़र उस पर भी, क्योंकि ये दोनों सियासी स्थितियां भी 24 पर अपना प्रभाव दिखाएंगी। दरअसल एनसीपी की बड़ी बैठक शरद पवार ने आज दिल्ली में बुलाई थी। उन्होंने कहा कि किसी के कुछ कहने की अहमियत नहीं है, मैं एनसीपी का अध्यक्ष हूं। शरद पवार ने अजीत को जवाब देते हुए ये भी कहा कि मैं अभी भी असरदार हूं, चाहे 82 का हूं या 92 का। इसके साथ ही राहुल गांधी भी शरद पवार से मिलने पहुंचे और कहा कि वे एनसीपी के साथ हैं। जबकि राजस्थान को लेकर कांग्रेस की बैठक में कई बिंदुओं पर सहमति बनाने पर मंथन हुआ। देखिए, एक तो ये मामला सारा एनसीपी के अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर्स ऑफ द एनसीपी। लेकिन राज्य की महाविकास आघाड़ी पे इसका फर्क तो पड़ेगा, इसलिए बोलना भी जरूरी है। अब एनसीपी में, जिसे हम यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस कहते हैं, उसमें एक बंटवारा तो हो गया है चाचा भजती में, और काफी बिटरनेस है, काफी कड़वाहट दिखी गई कल। तो ये एक दो बात कही जा रही कि क्या पवार साहब ने अनुमति दी थी, बाद में दूसरा गुट बाद में जाएगा। मैं समझता ऐसा कुछ नहीं है। ये सब रणनीति दिल्ली में तय हुई थी कि अजित पवार को साथ लेना है, और हमारा मानना है, हमारी जानकारी है कि 2-1 महीने के अंदर, जब तक एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ विधानसभा के अध्यक्ष के पास जो कार्रवाई चल रही है, उसमें फैसला देना पड़ेगा, शायद 10 या 11 अगस्त से पहले। तो उसमें शायद वो निलंबित होंगे, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं है। जो संविधान का जो 10वां परिशिष्ट है, जिसको हम एंटी डिफेक्शन कानून, दल बदल कानून कहते हैं, उसका उल्लंघन हुआ है, बराबर हुआ है, और उसमें कोई बचने की उम्मीद नहीं है। तो अगर ये 16 विधायक और मुख्यमंत्री चले जाएंगे, तो नए मुख्यमंत्री की आवश्यकता होगी, और उस समय शायद, या उसके पहले भी हो सकता है, कि वो राज्य की पूरी जिम्मेदारी अजित पवार को दे, जिन्होंने उनको आश्वासित किया कि हम पूरा विधानसभा के चुनाव में भाजपा के पल्ले में हम पूरा का पूरा राज्य डाल देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें डाल देंगे। अब भाजपा आलाकमान ने शायद अजित पवार पे विश्वास किया है। देखिए, पवार साहब से मिलने के लिए राहुल जी आए थे, और राहुल जी ने बोला है कि उनका पूरा 100% सपोर्ट हमारे साथ है, और जो भी, जिस तरीके से भी पवार साहब कहेंगे, वो इज रेडी टू सपोर्ट। कांग्रेस इज 100% विद अस, और सारी विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ खड़ी हैं। जी, और क्या चर्चा हुई, थोड़ा वो बता दीजिए। इसी बारे में चर्चा हुई, जो देश में इस तरीके से हालात चल रहे हैं, जो ये लोग कुछ भी तरीके से, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, या
पैसे का लालच हो। जो लोगों को एमएलए को तोड़ने का काम और जो ये पार्टीज को तोड़ने का काम इस समय देश में चल रहा है, ये ठीक नहीं है। इन चीजों के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। आगामी विपक्ष की बैठक को लेकर भी कुछ चर्चा हुई और शरद पवार जी उसमें भी इस बात का कोई जिक्र करी नहीं है तमाम। देखिए, जिक्र तो होगा ही। ये अच्छा नहीं चल रहा है, ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, जिक्र जरूर हो। मैम, अपोजिशन मीटिंग को लेकर के कुछ चर्चा हुई क्या, जो 17-18 को होने वाली है, उसमें शरद पवार की मौजूदगी रहेगी? क्योंकि लास्ट टाइम प्रफुल्ल पटेल थे, तो क्या इस पर शरद पवार केवल सुप्रिया सूले के साथ आएंगे या रहेंगे मीटिंग में? कुछ इसको लेकर चर्चा हुई? देखिए, आपको याद होगा लास्ट टाइम भी पवार साहब ही गए थे, उनके साथ 2 लोग गए थे। इस बार भी पवार साहब जाएंगे या जो उनका बात हुई होगी वो उस तरीके से तय होगा। मैं उस समय, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट गई थी, मैं उस समय अंदर नहीं थी। मैम, क्योंकि उस तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि लीगल ही नहीं थी मीटिंग जो आज एनसीपी की हुई, वो कह रहे हैं कि अब तो प्रेसिडेंट ही नहीं है। नो, इट वाज 100% लीगल। जिस दिन से हमारी पार्टी फॉर्म हुई है उस दिन से पवार साहब ही हमारे। चलिए, इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी नेता आनंद सावरिया साहब जुड़ गए हैं, हमारे साथ कांग्रेस नेता विजय डोगरा साहब जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुशील कुमार शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं आनंद जी आपसे करूंगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा मुद्दा है, वो है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की नई टीम। ये इसलिए क्योंकि जहां एक और महाविपक्ष एकजुटता की बात कर रहा है, जहां राजस्थान की स्थिति सबके सामने है, जहां एनसीपी की सियासी उठापटक सबके सामने है, तो वहीं इस बीच बीजेपी अपने आप को कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर उतारने से पहले एक बार फिर मजबूत टीम बनाने की कोशिश में नजर आ रही है। बड़ा सवाल ये कि मंथन चल रहा है, लेकिन कब तक ये नई टीम, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की नई कैबिनेट की बात कर ली जाए या बीजेपी में भी जो बड़े स्तर पर फेरबदल की बात सामने आ रही थी, कब तक देखने को मिलेगी? देखिए आशीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतवर्ष के लोगों को बताना चाह रहा हूं जी कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, और पॉलिटिकल पार्टी देश सेवा करती है इलेक्शन के द्वारा। इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन जीतने के लिए लड़ते हैं और हम हमेशा ही इलेक्शन के मोड में रहते हैं। इन द सेंस के हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी होता है, वो राष्ट्र के हित के लिए तैयारी करता है। और क्योंकि डेमोक्रेसी में तो सिर्फ एक ही तरीका है कि वो इलेक्शन के द्वारा ही आपको पता चल पाता है कि कौन कौन पार्टी कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी राष्ट्रीय हितैषी है। वो डेमोक्रेसी में जनता का आदेश मिलता है जी। अब विपक्ष की एकता तो हमने देख लिया, पटना में जो एक बार फोटो सेशन हुआ था, उसके बाद कितना पानी गंगा के बीच में बह गया है कि सोच ही नहीं सकते। आपने अभी जिक्र किया एनसीपी में घमासान मचा हुआ है। उधर देखिए आज राजस्थान में मीटिंग थी और गहलोत साहब मीटिंग में नहीं आए, क्योंकि उधर से पायलट साहब ने कह दिया है कि मेरी हाईकमांड ने मेरी बात मान ली है और हम इलेक्शन मिलके लड़ेंगे। तो इस तरह से विपक्ष में जिस तरह का हाल हो रहा है, अभी यूजीसी के बारे में बात करते, यूसीसी की बात हो रही है, जो होपफुली अभी ये पार्लियामेंट सेशन जो 20 जुलाई को शुरू होगा उसमें ये आ जाएगा। तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस के भी कई मंत्री इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड। अब मुद्दा आता है कि हम इलेक्शन की तैयारी में ग्राउंड जीरो पे देखिए, हमारा जो 9 साल का काम है वो बताएगा और जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद देगी। और इस बार 2024 में जो इलेक्शन होगा तो आशीष जी उसमें हम एक रिकॉर्ड वोट के साथ जीतेंगे और सरकार फिर बनाएंगे, क्योंकि जो काम हमने भारतवर्ष में किए, भारत के जो वोटर्स हैं उनको वो पसंद आ गया। अब देखिए उसकी तैयारी करने में दो फील्ड में तैयारी होती है। एक होता है सरकार, जो हमारी सरकार एनडीए की सरकार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और फिर एक होती है पार्टी का संगठन। हमारा संगठन बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ संगठन है
लेकिन फेरबदल होते रहते हैं। देखिए इलेक्शन में वोट जो है वो सबसे बड़ा मैटर करता है, और जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे मिनिस्टर्स बाय अपॉइंटमेंट है। ये प्रधानमंत्री जी का प्रोरोगेटिव होता है कि वो किसी को भी अपने कैबिनेट में ले सकते हैं और राष्ट्रपति जी को बता सकते हैं क्या जो भी वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी देखिए अगला 2023 में ही 5 स्टेट में इलेक्शंस है, दिसंबर में आ जाएगा ये, राजस्थान आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, इसके बाद नवंबर में वो झारखंड में है, मिजोरम में है, वो तेलंगाना में है। तो हमें अपनी तैयारी, अपनी पार्टी का कैडर, देखिए हमारा मोटो है बूथ जीता इलेक्शन जीता। हमें हर एक बूथ के ऊपर अपनी पार्टी को जिताना है। 270 से लेके 280 तक जो सीट है, हम पिछली बार में 50% से ज्यादा वोट से जीते हुए हैं। तो हमारी सरकार बनना तय है, लेकिन इलेक्शन है तो हमें पूरी शिद्दत के साथ इलेक्शन लड़ते हैं। आनंद जी, आपको विश्वास है कि सरकार बनना तय है और उम्मीद आप लोग 300 के आसपास लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर 9 साल में इतने ही काम हो गए हैं तो इतने बड़े स्तर पर फेर बदल की आवश्यकता क्यों नज़र आ रही है? चाहे वो सरकार की बात कर लीजिए या संगठन की बात कर लीजिए। अभी करीबन 78 मंत्री हैं मोदी सरकार में और 81 तक आप लोग बना सकते हैं। 3 का आंकड़ा आपके पास बैलेंस बचता है, लेकिन उम्मीद अभी भी जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में इस बार इस्तीफे होंगे, जब भी फेरबदल होगा, और 15 से 20 नए मंत्री बन सकते हैं। कुछ बड़े नाम हैं, पीयूष गोयल का नाम है, धर्मेंद्र प्रधान का नाम है, और भी बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की आप बात कर लीजिए, आप यूपी के कई बड़े नामों की बात कर लीजिए। लगातार ऐसे नाम चर्चा में आ रहे हैं कि उनके भी परफॉर्मेंस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने की वजह से उनके नामों पर भी विचार किया जा रहा है, और ऐसी चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि बड़े बड़े दिग्गजों के इस बार इस्तीफे हो सकते हैं और नए नए चेहरों पर दाव लगाया जा सकता है चुनाव से पहले, क्योंकि फाइनल जो टीम होगी चुनाव के लिए वो एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश हो रही है जिसके फील्ड में उतरने के बाद जनता के बीच में एक नया परसेप्शन क्रिएट किया जा सके। अब बड़ा सवाल मेरा सीधे तौर पर यही है आपसे कि अगर 9 साल में इतने काम कर दिए मोदी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, तो इतने बड़े फेरबदल की ज़रूरत आप लोगों को क्यों लग रही है? क्यों आंतरिक स्तर पर इतनी तैयारी की जा रही है? क्यों जो फेरबदल 3 तारीख को संभावित था आज भी टाल दिया गया, कल भी टला, और अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन कब ये फेरबदल हो सकता है, क्योंकि लगातार अभी भी संशय बरकरार है। कई बड़े नामों के ऊपर स्थितियां फाइनल नहीं हो पा रही हैं। नहीं, देखिए आशीष जी, मैंने जैसा भी बताया कि हमारा, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संगठन मंत्री हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो स्टेट का, वो हर एक कोई कार्यकर्ता पार्टी के लिए, हमारे यहाँ मोटो है कि पार्टी राष्ट्र सबसे पहले, नंबर 2 पे पार्टी, और सेल्फ जो है वो सबसे बाद में। ठीक है, संगठनात्मक पार्टी है। और आपने जो कहा परफॉर्मेंस, देखिए मिनिस्टर जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और ये कोई परफॉर्मेंस का कोई अगर मिनिस्टर को चाहता है कि मैं संगठन में जाता हूं, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको संगठन में यूज करना चाहते हैं, जैसे अभी शेखावत जी का आपने नाम लिया, पीयूष जी का नाम, वो बड़े पॉपुलर लोग हैं, संगठन के एक्सपर्ट लोग हैं। और देखिए जब युद्ध शुरू होता है, मैं इसको ये मान के चलिए फौजी होने के नाते कहता हूं कि जो जनरल इलेक्शन होता है वो युद्ध स्तर पे होता है, और युद्ध लड़ा जाता है जीतने के लिए। तो अगर ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस मंत्री ने काम नहीं पूरा किया, देखिए मैं इसको एक, तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप लोग क्यों तैयार करवा रहे हैं? अगर कोई ऐसी स्थिति नहीं है, फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट की क्या आवश्यकता पड़ी? अभी मैं कह रहा हूं ना, देखिए आशीष जी, अभी जुलाई का महीना चल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने बड़े क्लियरली अपनी कैबिनेट को कह दिया है कि आपको इस साल तक ही काम, दिसंबर तक काम करने का मौका है। इसके बाद तो ये देखिए परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं
कि मान लीजिए अब कोई मिनिस्टर नया बनता है तो उसको कितना टाइम मिलता है, सिर्फ 4 महीने मिलेंगे। परफॉर्मेंस की बात यही नहीं तो है, सवाल है ना वो आनंद जी आदमी- कि अगर आप आज 15-20 इस्तीफे 25 इस्तीफे करवा भी देते हैं और 15-20 नए चेहरों को आप आगे भी ले आते हैं तो वो 6 महीने से भी कम के समय में क्या ऐसा बड़ा करके दिखा पाएंगे जिससे जनता के बीच जो पिछले 9 सालों में परसेप्शन नहीं बन पाया वो अब बन जाएगा, क्योंकि पूरा दाव नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर है बीजेपी का। नहीं, मैं आशीष जी कह रहा हूं कि परफॉर्मेंस क्राइटेरियन नहीं है। अब कितने पॉपुलर अपने समाज के बीच में हैं। देखिए इलेक्शन जो है, देखिए डेवलपमेंट की बात होती है, सब कुछ होता है, अपोजिशन कितना भी चीखता रहे सारी दुनिया को जानता है कि आज जी। भारत जो है थर्ड इकोनॉमिक बन गया। तो कितने पॉपुलर आप अपने एरिया में कितनी ज्यादा सीट आप जितवा सकते हैं, ये क्राइटेरियन बिल्कुल, कहीं ना कहीं पॉपुलर चेहरों की और सीट जितवाने वाले चेहरों की अब तलाश है आपको। ठीक है, मैं आऊंगा, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय डोगरा जी, आपके पास आऊंगा। बीजेपी चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह लगी हुई है। सरकार में, संगठन में बड़े फेरबदल की चर्चाएं हैं, संभावनाएं हैं। ये सत्ता पक्ष का काम है कि वो सत्ता में वापसी के लिए जो भी मुमकिन और संभव कोशिशें हैं, प्रयास हैं, काम हैं, वो करे। लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं सत्ता में लौटने के लिए दिन रात एक तो किए ही हुए हैं, लेकिन रणनीतियां भी नई नई बनाई जा रही हैं। उसी रणनीतियों का एक बड़ा हिस्सा था महाविपक्ष की एकजुटता। जब बिहार में ये बड़ी बैठक हुई थी तब कहीं ना कहीं पूरे देश में एक नई संभावना ने जन्म ले लिया था और कयास ये लगाए जा रहे थे कि ये जो बिहार की बैठक है शायद ये 2024 में कुछ रंग दिखा पाएगी। लेकिन उसके बाद एक एक करके जो समीकरण बनते हुए नज़र आए, उन समीकरणों ने पूरे विपक्ष को संशय में डाल दिया कि क्या ये जो महाविपक्ष एकजुट हो रहा है ये 24 में बीजेपी का या यूं कह लीजिए एनडीए का चुनावी तौर पर पूरी तरह सामना कर पाएगा। एक दूसरा, इन दिनों जो ये एनसीपी का विवाद चल रहा है ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि एनसीपी का आंतरिक मामला है, एनसीपी की पार्टी का मामला है, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में तो आपका गठबंधन था ही एनसीपी के साथ, लेकिन 2024 के चुनाव की तैयारियों में भी एक बड़ा रोल एनसीपी ने निभाना था महाराष्ट्र में, और शरद पवार की भूमिका तो देशव्यापी कही जा रही थी। अब ऐसे में सीधे तौर पर मेरे 2 सवाल आपसे ये हैं कि जो महाविपक्ष की उम्मीद थी, ये महाविपक्ष क्या वाकई में एकजुट होकर कोई रंग ला पाएगा, कोई ऐसा करिश्मा करके दिखा पाएगा कि जो तैयारी बीजेपी कर रही है, चाहे सरकार में बदलाव की हो, संगठन में बदलाव की हो, या विपक्ष को चारों तरफ से घेरने की हो, उसको आप पूरी तरह से स्थिति को ना सिर्फ संभाल पाएं बल्कि वार पर पलटवार भी कर पाएं? तो क्योंकि ये जो विषय है, अब मंत्री बनाना नहीं बनाना वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, गवर्नमेंट ने देखना है जी। लेकिन जहाँ तक ये महागठबंधन की बात है, क्योंकि शरद पवार एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन और जिस तरह से जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में घटा है जी, इसके पीछे मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि जो 23 जून को जो पटना में बैठक हुई, उस बैठक के बाद एक हलचल पूरे देश में हुई जी। और ये जो हलचल देश में हुई है और कांग्रेस के आला नेताओं ने, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने वहां जिस तरह से ये कहा कि हम लोग मनमुटाव अपने मिटाते हुए हम लोग एकजुटता के साथ आगे बढ़े जी। अब उस हलचल के बाद मैं देख रहा हूं कि 23 जून से लेके अब तक इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बौखलाहट है
उस बौखलाहट से अब ये क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की बातें भी हो रही हैं जी। और जैसा कि आप बता रहे थे कि 15-20 मंत्रियों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड लेके उनसे इस्तीफे भी मांगे जा रहे हैं और अब उन नेताओं के ऊपर वापस दांव खेलने की बात आ रही है जिनका समाज के अंदर कोई अपना एक दबदबा है, अपना उनका एक वर्चस्व है। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो महागठबंधन या महाविपक्ष के इकट्ठे होने की बात जी। इसमें कांग्रेस तो बिल्कुल तटस्थ है और कांग्रेस क्योंकि बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते हम लोग तो यही कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी एक मंच पे हम एकजुटता के साथ आगे बढ़े और देश कैसे आगे चले हम उसके लिए प्रयास करें। जहां तक महाराष्ट्र का ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़ी देर से नजरें गिराए हुए थी। जिस तरह से अजीत पवार थोड़ा सा रुष्ट चल रहे थे और उनके बीच जो, क्योंकि ये बात तो 2-2.5-3 महीने से इस तरह के क्यास लगाए जा रहे थे कि शायद अजीत कुमार, प्रफुल्ल पटेल, ये सारे लोग मिलके कहीं कोई ऐसी को खिचड़ी नहीं पाएंगे और उसका नतीजा आपने देख लिया। अब जिस तरह से वहां दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, पहले तो क्योंकि शिवसेना के 2 टुकड़े हुए, अब उन 2 टुकड़ों में जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री इस बात से नाराज चल रहे हैं कि डायरेक्ट आप 5 आदमियों को लेके आप आए और अजीत पवार को अपने वहां का उप मुख्यमंत्री बना जी। और कांग्रेस से जो लोग निकल के जा रहे हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मशीन है जिस मशीन में भारतीय जनता पार्टी में जो लोग कांग्रेस के जाते हैं वो धुले हो जाते हैं और बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा ये है कि सुनील जाखड़ हमारे अध्यक्ष रहे प्रदेश कांग्रेस के पंजाब में, अब उनको जिम्मेवारी भाजपा ने। मुझे ऐसे लगता है कि अब जिस तरह की बौखलाहट और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस सारे प्रकरण को देख रही थी 23 जून में और अभी 17-18 को फिर महागठबंधन की बैठक बेंगलौर में होने जा रही है, उस बैठक में भी ये सारे घटक दल वहां है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ये चाहती है कि अपार्ट फ्रॉम किसी भी अपनी स्वार्थ से ऊपर उठ के हम लोग एकजुटता के साथ सारे जो समान विचारधारा वाले जो लोग वो एक मंच पे आए और 2024 का चुनाव हम 2 मुद्दे बहुत गंभीर मुद्दे जिसके ऊपर कांग्रेस ये बार बार कह रही है कि महंगाई और बेरोजगारी पे आज दिन तक माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं, और जिस तरह से देश में माहौल है उस माहौल पे भी कभी देश के माननीय प्रधानमंत्री नहीं बोलते। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। ठीक है सुशील जी, आपके पास आऊँगा। 2014 और 2019 का चुनाव जो था वो कहीं ना कहीं परसेप्शन पर लड़ा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, उनके कामों के नाम पर बीजेपी ने वोट मांगे। लेकिन 2024 का चुनाव भी लगभग अभी तक ऐसी ही स्थिति में जाता हुआ नज़र आ रहा है। मगर इस बीच ये जो बीजेपी तैयारी कर रही है ये कई तरह के आंतरिक संकेत दे रही है। एक और आरएसएस ने जो कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और हिंदूवाद के मुद्दे पर आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से चुनाव में नहीं जा सकते। उसके बाद जो बात अभी आनंद जी भी कह रहे थे कि शायद ऐसे चेहरों की तलाश है जिनका अपने समाज में एक बड़ा नाम हो, एक बड़ा प्रभाव हो, एक बड़ा रुतबा हो, वो अपने क्षेत्र में सीटों को जितवा सकें। क्या लग रहा है, सेनापति तो दोनों साइड, चाहे आप बीजेपी की बात कर लीजिए चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, एक ही हैं, लेकिन ये जो योद्धा हैं और जो सिपाही होंगे कहीं ना कहीं उन सिपाहियों को फिर से तैयार करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि दोनों ही तरफ अब इस बात को लेकर आशंकाएं हैं कि अगर सिपाही इस बार कमज़ोर पड़े तो शायद चुनाव कमज़ोर ना पड़ जाए। जी, बहुत अच्छा आपने बोला कि बीजेपी पूरे मोड में नजर आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दर्शकों को कि भारत एक बहुत विशाल देश है। यहाँ सैकड़ों प्रकार की संस्कृति हैं, रीति रिवाज हैं, एंड ऑफ कोर्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी वेरी करती हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड ईस्ट टू वेस्ट। तो और भाषाएं अनेकों प्रकार की बोली जाती हैं। तो इन सब डाइवर्सिटी में
भारत में एक यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत कहलाता है। वो जो यूनिटी है वो कोर है ह्यूमैनिटी, और वो ह्यूमैनिटी जब हम सतह पर लाने की कोशिश करते हैं तो वो नाम से काम नहीं चलता, आपको काम दिखाना पड़ता है, जिसको कि हम पर्यायवाची के रूप में यूज कर सकते हैं कि विकास। पूरे भारत को अगर आपको जोड़ना है, विकास का काम बोलता है, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी विकास के कामों को जनता के सामने नहीं रख पाई है, वहां उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। ठीक है। तो पहले भी मैंने एक जगह बोला था कि हिमाचल जो कांग्रेसी लोग बड़ा खुश हो रहे हैं, मात्र 1% वोटों के हेर फेर से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया, और वो 1% वोट कौन लेकर गया? आप पार्टी लेकर गई। और आप पार्टी की पहचान पूरे देश में ऐसा नहीं कि वो सक्षम राजनीतिक पार्टी है, कुशल पार्टी है, वो फ्री बीज बांटने में माहिर है। फ्री बीज वो दिल्ली में खूब खुलकर बांटते हैं, बसों का किराया फ्री है, महिलाओं के लिए बिजली का बिल फ्री है, कुछ लोगों के लिए पानी का बिल फ्री है, और ये एक आम मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार के जीवन में बहुत असर डालता है। वही परिवार जब बिजली फ्री होता है और किसी दूसरे प्रदेश में जाता है तो 2000 का, 1500 का, 3000 रुपए का बिजली का बिल देता है, तो उनके बजट में बहुत बड़ा असर डालता है। और ये बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में कई बार कही थी। रहा दूसरी बात, कर्नाटक क्यों हारे? कर्नाटक भी ऐसे नहीं है कि राहुल गांधी के कामों की वजह से जीत गए, बीजेपी के अपनी गलतियों की वजह से अंदरूनी कुछ कमियां रही, उस वजह से वो विकास को वहां तक पहुंचा नहीं पाए, और भगवान श्री राम को, हनुमान जी का मुद्दे को ज्यादा प्रमुखता से लिया। ये मुझे लगता है शायद एक प्रयोग था, वो उतना सफल नहीं हो पाया। लोकल नेताओं की वहाँ कुछ अनदेखी भी हुई, और वो साउथ के नेताओं को इतना ज्यादा वहाँ प्रमुखता नहीं दी गई। नॉर्थ के हिंदीभाषी नेता वहाँ ज्यादा हावी रहे, तो पता उनके वोटर के साथ कुछ डिस्कनेक्ट रहा। और यही बात आरएसएस ने, जो कि बीजेपी का सबसे प्रमुख थिंक टैंक है, और मुझे लगता है कि शायद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देशभक्त पैट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सीधे और सपाट शब्द में बीजेपी को बता दिया कि भाई देखिए, यहाँ इन एरियाज में आपकी कमी है, और अगर आपको देश चलाना है, देश का विकास करना है, तो आपको ये मुद्दे को सुधारना होगा। एज एन इंटरनल ऑडिटर, या ये कह लीजिए कि एज ए वॉचडॉग या सचेतक की तरह उन्होंने क्लियर शब्दों में विदाउट फिंचिंग एनी सिंगल वर्ड उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चेता दिया। ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी पूरे मोड में है, फुल ऑन वो तैयार है कि किसी भी एरिया में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि जो 9 साल में देश का जो परसेप्शन 2014 से पहले था भारत का दुनिया में, और आज जो परसेप्शन है उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया। तो ये सारे कार्य व्यर्थ ना चले जाएं, इसलिए बीजेपी फुल फोर्स में है। और रहा बात विपक्ष का, तो देखिए विपक्ष तो 23 जून को जो रैली हुई थी उसी में एक आगाज हो गया था कि आगे क्या होने वाला है, और इधर आपने देख लिया महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। जो कि प्रमुख कोऑर्डिनेटर थे विपक्ष के, जो कि प्रधानमंत्री के दावेदार थे, उनसे अपना घर नहीं संभल रहा है। और वो घर क्यों नहीं संभल रहा है? वो इसलिए नहीं संभल रहा कि एक कहावत है अंग्रेजी में, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इससे पहले जो सरकारें थी, वो अनिल देशमुख साहब थे, वो जेल चले गए। जो गृह मंत्री जिन सरकारों के जेल चले जाएंगे, तो आप उनसे क्या कार्य की उम्मीद करेंगे, विकास की क्या उम्मीद करेंगे? तो ये बहुत 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 गहरा मसला है कि जो विपक्षी दल है, बहुत गहरा मसला है और चर्चा की जरूरत है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा सवाल ये कि क्या नई टीम से वाकई में सरकार और संगठन जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है वो इस बार धरातल पर तस्वीर नज़र आ पाएगी? आनंद जी, आपके पास आऊँगा। ब्रेक पर जाने से पहले हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे कि सरकार और संगठन दोनों ही अलग अलग एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषक देश के आम तौर पर चर्चा करते हैं कि संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज़ हैं, उनके काम नहीं होते, विधायक मंत्री उनकी सुनते नहीं हैं, या उनके खुद के काम ही नहीं हो पाते, इसलिए शायद उनको कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याओं से सामना भी करना पड़ रहा है। अब ऐसे में जो वर्कर हताश है,
जो वर्कर निराश है, अगर वही बूथ पर पूरी तरह से सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा तो ये जो आप संगठन में, सरकार में बदलाव की तैयारी में हैं और वो बदलाव अगर आप कर भी देंगे तो उससे कितना बड़ा फ़ायदा हो पाएगा, क्योंकि नीचे का जो कार्यकर्ता है वो तो कहीं ना कहीं हताश और निराश है। देखिए आशीष जी, आपके सवाल पे आने से पहले मैं अभी सुशील जी को सुन रहा था जी। और सुशील जी ने बहुत ही स्टीक वर्ड में, बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में बता दिया। देखिए हमारी पार्टी की ये ट्रेडिशन है, चाहे हम इलेक्शन जीते या इलेक्शन हारे, हम उसकी समीक्षा करते हैं और समीक्षा करके जो कोताही उसमें रह गई है इलेक्शन में, अगर हम हारते हैं तो उसको पूरा करने के लिए पूरे के पूरे कदम उठाए जाते हैं। और जिस तरह से हमारे आरएसएस के बारे में सुशील जी ने बताया, मैं इनको धन्यवाद करता हूं कि वो एक बड़ी पैनी नजर रखता है। पॉलिटिकल विंग जो हमारी बीजेपी है, पॉलिटिकल पार्टी जो है, उसमें पैनी नजर रखता है और कड़वी से कड़वी बात वो हमें सुना देता है। हमें, मैं जो कहता हूं, शायद वो मंत्रिमंडल हो चाहे कुछ भी हो, उन्होंने कह दिया था कि जब तक कि आप लोकल लीडरशिप को डेवलप नहीं करोगे, तो ये जिस तरह कर्नाटका में एनालाइज किया सुशील जी ने बहुत अच्छी तरह से, शिमला में हिमाचल का भी एनालाइज किया, उसमें मैं न जा करके। अब मैं आपके सवाल पे आने से पहले मैं विजय डोगरा जी को सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को पटना के बाद बहुत मायूसी सी आ गई है, बहुत घबराहट हो गई है। देखिए विजय डोगरा जी, घबराहट तो आप में है, मैं तो आज की बात कर रहा हूं। राजस्थान में आपके खड़गे साहब भी वहीं थे और आपके युवराज भी वहीं थे और वहां पे पायलट, और आपके मुख्यमंत्री नहीं आए। मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट सेंट्रल मीटिंग है, इलेक्शन की मीटिंग है, बट वो जो हमारे अशोक गहलोत जी नहीं आए, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से मिले और पायलट ने मीटिंग के बाद कह दिया कि जो हाई कमांड से मैंने मांगा है वो हाई कमांड एग्री कर गई है। तो फ्रस्ट्रेशन तो आप में है या अशोक गहलोत में है। आपको भी पता है कि पायलट हाई कमांड से क्या चाहते हैं। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फ्रस्ट्रेशन, और देखिए हमने तो ये एक नारा दिया था 2014 में कि कांग्रेस मुक्त भारत। उसका मतलब ये नहीं था कि हम कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, हम तो कांग्रेस का जो करप्शन, परिवारवाद था उसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अब ये जो 17 या 18 पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ इकट्ठी हुई है, उन्होंने तो कसम खा ली है कि कांग्रेस मुक्त भारत सचमुच ही हो जाएगा। आप सबसे बड़ी ओल्ड पार्टी है, ग्रेट ओल्ड पार्टी है, बट ममता जी ने क्या कहा है कि सिर्फ 200 सीट पे लड़ पाओगे। अखिलेश जी ने क्या कहा, यूपी में तो मैं कोई सीट नहीं। तो ये मैंने कहना चाह रहा हूं, बौखलाहट अगर कोई है तो कांग्रेस में है। अब मैं आशीष जी आपके मुद्दे पे आ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता में निराशा आ गई है। आपको अभी तक कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो सेल्फ से ऊपर उठ के इलेक्शन लड़ता है। हमारा लड़ने का जो तरीका होता है वो बूथ लेवल पे होता है। मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, जब से पार्टी बनी है 80 से जुड़ा हूँ, बहुत सारे इलेक्शन लड़े हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं। हमारे यहाँ बूथ लेवल का जो इम्पोर्टेंट, देखिए अमित शाह जी अभी गृह मंत्री हैं, हमारे अध्यक्ष भी रहे हैं, वो भी बूथ की समिति के अध्यक्ष थे। हमारे यहाँ कार्यकर्ता सेल्फ से ऊपर उठ करके राष्ट्र के बारे में, पार्टी के बारे में सोचता है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि वो अपने काम, अगर हमारे कार्यकर्ता को खाना में नहीं मिलता है, वो राष्ट्र के लिए, पार्टी के लिए, इसलिए है हमारा नारा है कि बूथ जीता, इलेक्शन जीता। ये स्टेट हेडक्वार्टर में नहीं होता है। जो चेंजेज होती हैं, जो भी अभी मंत्रिमंडल में चेंज हुआ है, जैसे भी सुशील जी ने भी बताया और मैंने भी बताया है कि लोकल जितनी सीट हम जीत पाएंगे तभी सरकार बन पाएगी। देखिए 280 सीट मिलने में हमें कोई मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी 50% से ऊपर हम उनमें जीते हुए हैं।
और जो 140 सीट में कहा हम लोग 200-400 से हारे थे, वो सीटें भी हम आएंगे। तो अब की बार आशीष जी, जो जीत भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की होगी। अब जो साथी, छोटे छोटे साथी हमारे साथ रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे पास जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको भविष्य अगर दिखता है, कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है उनका, तो कोई भी वहां नहीं जाना चाहता है। और कांग्रेस को अगर कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगा, तो ये जो पार्टियां 19-20 पार्टियां हैं, वो इनको 10-10, 20-20 सीट दे करके मुक्त कर देंगे। अब टीएमसी इनको नहीं लड़ाना चाहती वहां पे, तो कितनी त्रासदी है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और फिर भी कांग्रेस के मेरे साथी जो अभी लालू प्रसाद जी ने कह दिया कि भाई आपकी जो शादी का टाइम है, शादी कर लो, तो दूल्हा जो है, दूल्हा घोड़े पे बैठने को तैयार नहीं है। वो तो बिल्कुल, वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है। सिर्फ आपको लगा कि उनकी यात्रा से कुछ हो गया, नहीं, यात्रा तो एक आपकी यात्रा थी जो हो गई, अच्छा हुआ, उसमें क्या क्या बढ़ा मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं। बट सुशील जी ने बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करके आपको बता दिया है कि हार के कारण हमने देख लिए हैं, और वो हार के कारणों को अब जो ये 5 स्टेट्स हैं जो नवंबर में 3 को हो रहे, 3 स्टेट में नवंबर में होंगे और 2 स्टेट में दिसंबर में होंगे, और इसके बाद तो महारण है ही 2024 का। हम पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे। ठीक है, विजय जी कुछ कहना चाह रही हैं? हम लोग, क्योंकि चुनाव है, चुनाव तो एक रण है, रण में जाने के लिए हर सेना तैयारी करती है। और वो जो सेनाएं हैं, सेनाएं अगर तैयारी करती हैं तो रण में जाने से पहले बहुत तरह की रणनीति बनानी पड़ती है। बिल्कुल। और अभी आनंद जी कह रहे थे कि हम लोग चिंता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कांग्रेस मुक्त बनाने चले, और कांग्रेस मुक्त भी ये कह रहे हैं कि परिवारवाद से, इनको अपना परिवारवाद तो कहीं दिखता ही नहीं। और ऐसी कई उदाहरण हैं हमारे पास, लेकिन क्योंकि ये विषय बड़ा गंभीर है, विषय देश के आने वाले 2024 के चुनावों से जुड़ा हुआ है। जहां तक हिमाचल की बात है, हिमाचल और कर्नाटक, ये 2 ऐसे बड़े प्रदेश थे, इसमें हर व्यक्ति ये कह रहा था कि यहाँ भी कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किसको उतारना है, किसको बनाना है, वो उनका पद है। लेकिन एक बात मुझे ये समझ नहीं आई कि हम 303 से 280 पे क्यों अटके। इसका मतलब कहीं ना कहीं बौखलाहट तो है ही। हम अब 280 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। पिछला चुनाव 2019 का 303 पे चले, और 303 से 280 के आंकड़े की अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं नो। आज आनंद जी आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा, और यही गलत बयानी ना करिए विजय डोगरा जी, गलत बयानी। मैंने 280 नहीं कहा, कि हम जितने लोग आते हैं हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, सीट है हमारे पास, साहस के साथ सुनते हैं। इसमें कटाक्ष सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्या कहा और मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को अपनी रणनीति बनानी है, और कांग्रेस ने इस बार 2024 के चुनावों में जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति में आप देखेंगे कि हम लोग 15 अगस्त तक, जो हम पिछले कई वर्षों से हम लोग जहां जहां सीटें नहीं जीते हैं, कांग्रेस इस बार वहां अपने प्रत्याशी घोषित करने वाली है। और हम लोग ये बड़ी शिद्दत के साथ हम ये चुनाव लड़ेंगे। इस चुनाव को लड़ने के लिए हम लोगों को इस देश में सौहार्द और प्यार को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने में हिम्मत रखती है। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को तो बाकी प्रदेशों में बुलाया जा रहा है कि वो ओपीएस के मसीहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने दी है। और अभी जो गहलोत साहब की बात कर रहे थे, गहलोत साहब का पिछले 4-5 दिन पहले उनके पांव में कहीं कोई प्रॉब्लम है, और इसलिए वो आज की बैठक में नहीं आ सके, और वर्चुअली वो जुड़े हैं। लेकिन हम लोग, क्योंकि हम राजनीतिक विचारधारा हमारी अलग अलग है, देश हमारा ही है, हम देश की एकता और अखंडता के लिए हम लोग काम करेंगे। और कांग्रेस को ऐसा माहौल नहीं
बनाना चाहते, जिससे कहीं आऊंगा यहाँ आनंद जी, एक कोई बार बात दावा पूरी हो। होने दीजिए। मैं आशीष जी सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। ठीक है आनंद जी, जल्दी से क्या कहना चाह रहे हैं, मैं रखिए अपनी वही बात, क्योंकि मुझे मैं जाना है विजय सुशील जी जी से के पास। कहना चाह रहा हूं कि मैंने 280 सीट नहीं कही। विजय जी जरा आप नेशनल टीवी पे हैं, मैंने कहा कि 280 सीट पे हम ऑलरेडी जीते हुए हैं 48 से 50% वोट लेकर के। आने वाले समय में जो आंकड़े से जीतेंगे, और आपको विजय जी मैं बताना, अभी आपने बता दिया अशोक जी कहीं गहलोत साहब कहीं दूर रहे थे, और आज पायलट साहब ने क्या कहा है आपको याद है कि जो मैंने कुछ कहा था वो हाईकमांड ने मान लिया। सारी दुनिया जानती है कि पायलट साहब पिछले 5 साल से हाईकमांड को क्या ठीक कहते है, थे। मैं आऊंगा वो अगर आनंद जी, हाईकमांड मैं ने आऊंगा मान आपके लिया पास, तो क्योंकि गहलोत साहब 280 वाले कभी मुद्दे पर आएंगे आप ही नहीं। की प्रतिक्रिया ये मैं जरूरी थी। उससे पहले मुझे सुशील जी के पास जाना है। सुशील जी। जी, मैं भी हमारे दोनों सम्मानित मेहमानों को सुन रहा था। तो कुल मिला के देखिए, अगर हम इसका संतुलित एक आकलन करें तो पहली निगाह में हम ये मान सकते हैं कि बीजेपी 2024 में आने जा रही है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। और ये बात विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता मानते हैं। अब इसका आधार क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। इसका आधार ये है कि जो भी डॉक्टर साहब ने, सांवरिया साहब ने बताया, जो जिसको कि डोगरा साहब गलत तरीके से इंटरप्रेट कर गए, उन्होंने कहा कि 270 से ज्यादा सीट तो ऐसी थी जिसपे बीजेपी 50% से ज्यादा के मार्जिन से जीती है। इसका मतलब कि सम टोटल ऑफ ऑल द ऑपोजिशन वोट्स उससे ज्यादा है बीजेपी के पास। तो रातों रात ऐसा नहीं हो सकता, या 5 साल में इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो सकती कि वो 50% से ज्यादा वोटर आपका खिसक जाए। 1% 2% जिसको हम स्विंगिंग वोटर या फ्लोटिंग वोटर बोलते हैं, वो हो सकता है कि किसी राज्य में राजनीतिक दल ने रेवड़ियां फ्री दे दी हों, या किसी खास जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कुछ विरोध हो, तो वो वहां पर हो सकता है। लेकिन दूसरी बात, मैं बीजेपी के लिए ये एक तारीफ का मुद्दा है। मोदी जी ने कई मंच से कहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि 150 या 180 शायद सीटें उन्होंने साउथ में आइडेंटिफाई की हैं, जिसपे कि हर बूथ का सिंगल बूथ मैनेजमेंट उनको चाहिए। और अमित शाह साहब माहिर खिलाड़ी हैं बूथ मैनेजमेंट के, तो वो उसको मैनेज कर लेंगे। तो वहां जो हार होती थी, उस हार का अंतर बहुत कम रह जाएगा, या उस हार को वो जीत में बदल लेंगे। लेकिन यहाँ एक जो चिंता की बात मुझे जो दिखाई देती है, वो कांग्रेस के फेवर में जाती है। वो ये जाती है कि ये दो स्टेट रिसेंटली जीते गए हैं, हिमाचल और कर्नाटक। इससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत बढ़ गया है। जो पहले बड़ी निराशाजनक एक बात थी, जिनको ये लगता था कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, तो वो जहाज डूबने से पहले जैसे चूहे कूद कूद के भाग रहे थे, तो ऐसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 2 साल पहले दिखाया कि भाई चलो, इतना बड़ा कद्दावर नेता जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गया, और उसके बाद तो नेताओं का आपने देखा तकरीबन हर महीने दूसरे महीने कोई ना कोई विपक्षी नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। अभी मौर्य साहब ने बिहार में बीजेपी ज्वाइन किया है। तो ये जो एक भगदड़ कांग्रेस में मची हुई थी, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में ये बात थी कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कद्दावर नेता, जो राहुल गांधी का बचपन का क्लासमेट रहा है, वो दिल्ली जाकर उनसे नहीं मिल पाता, मुख्यमंत्री राज्यों के वहां बाहर बैठे रहते हैं और अंदर राहुल बाबा अपने घरेलू कामों में व्यस्त रहते हैं, तो एक बहुत बड़ा निराशा का माहौल था। तो ये जो पदयात्रा राहुल गांधी जी ने की है, उससे ये तो जरूर है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है। भले वोटरों में कोई पॉजिटिव चीज आई हो या नहीं आई हो, उनकी इमेज शायद आज भी वही पप्पू जैसी है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जरूर एक उत्साह आया है। जो कार्यकर्ता छोड़कर जा रहा था, उस कार्यकर्ता को वापस आने में मतलब उसको रोक लिया गया है। एंड ऑफ कोर्स के इस दौरान राहुल गांधी ने खुद को मैच्योर एक व्यक्ति के रूप में प्रोजेक्ट भी किया है, जिसको कि हम फिल्मी भाषा में कह सकते हैं कि शायद लगता है कि पप्पू बन रहा है जेंटलमैन। तो मैच्योरिटी भी उनके व्यक्तित्व में पहले के मुकाबले नजर आ रही है। तो ये गंभीर बात है, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए चिंता की बात है जी। लेकिन सुशील जी,
एक सवाल और भी है, जो बात मैं अभी आनंद जी को भी कह रहा था कि भले ही सरकार और संगठन में ऊपर के स्तर पर बदलाव की तैयारी है, ऐसे चेहरों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जो बात आनंद जी भी कह रहे थे कि जो समाज में प्रभाव रखते हों, जिनका अपने क्षेत्रों में प्रभाव हो, क्योंकि प्रधानमंत्री शायद अब खुद इस चीज़ को चाहते हैं, या जो केंद्र के अंदर ऊपर के 2-3 अधिकारी हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि नीचे जब तक सही लोग काम नहीं करेंगे, जब तक वर्कर की पूरी तरह से सुनी नहीं जाएगी, जब तक वर्करों के काम नहीं होंगे, तब तक रणनीति जितनी मर्जी बना ली जाए, हिमाचल और कर्नाटक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि आज इस चीज़ में सुधार लाने की बीजेपी को तुरंत प्रभाव से आवश्यकता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इसकी शुरुआत ऐसे करूंगा। एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जी, जंगल में मोर का नाच बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा यूनिक होता है, अद्भुत होता है, लेकिन किसी को पता नहीं कि वो कितनी अच्छी चीज है, कितनी उसकी क्वालिटी है। ये बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बखूबी जानते हैं। इसीलिए आपने उनको अगर नोटिस किया, वो जहां भी जाते हैं लोकल मुद्दे की बात करते हैं, लोकल इश्यूज को टच करते हैं, लेकिन साथ ही साथ भारतीय के राष्ट्रीय स्तर पर जो काम हुए हैं, जिन्होंने लोगों का जीवन स्तर बदला है, वो तकरीबन अपने हर भाषण में जनता को बताते हैं। तो उससे क्या होता है, जो लोकल ऑडियंस है वो तो कनेक्ट हो गया कि हाँ देखिए हमारे यहाँ विकास हो रहा है, तो उसको ये भी पता चलता है कि दूसरे राज्यों में क्या विकास हो रहा है, भारत के दूसरे हिस्सों में क्या विकास हो रहा है। और यही बात मोदी जी ने पिछले कुछ समय से लगातार अपने कार्यकर्ताओं से कहते आ रहे हैं कि आपने जो भी काम किए हैं पिछले 9 सालों में, आप उनको कार्यकर्ताओं को बताओ। बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं जो 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 भारतीय जनता के लिए लॉन्च की गई हैं, उनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है कि उस स्कीम का क्या लाभ लेना है, उस स्कीम के क्या फायदे हैं उनको। तो ये काम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है, मंत्रियों की जिम्मेदारी है, मंत्रियों के जो नीचे विभाग है उनकी जिम्मेदारी होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मिनिस्टर्स नई स्कीम बनाने में व्यस्त रहते हैं या पार्टी के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर जो कम्युनिकेशन गैप बन गया है, जो मंत्रालय स्तर से लेकर आम जनता के लेवल तक पहुंचना होता है, वो नहीं पहुंच पाता। उस बात को माननीय मोदी जी कई बार बड़े मंचों से कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बड़े जमीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं। आपने देखा होगा सारी जिंदगी उन्होंने पूरे भारत में कई बार भ्रमण किया है, छोटे से छोटे लेवल पे, गांव बूथ लेवल पे, पंचायत लेवल पे उनको समझ है चीजों की कि कहाँ केंद्र स्तर पे फैसला होता है, कहाँ राज्य स्तर पे फैसला होता है, कहाँ फिर जिला स्तर पे जाता है, कहाँ फिर मंडल स्तर पे जाता है, कहाँ ग्राम पंचायत या जो लोकल लेवल पे होता है, तो कहाँ कहाँ अड़चने आ सकती हैं। ठीक है, तो आनंद जी को उन्होंने क्लियर कट शब्द में कहा है। ठीक है, वक्त का अभाव है मेरे पास। आनंद जी 1 मिनट में फाइनल कमेंट चाहूंगा जल्दी से आपका। मैं बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आशीष जी, और अभी शर्मा जी ने भी पूरा समझा दिया। जिस तरह से तैयारी और चेंजेस हम कर रहे हैं, वो वही जो गलतियां हमसे पिछले 2 इलेक्शन में हुई है, कर्नाटका में और हिमाचल प्रदेश में, और 1% वोट की कमी से 0.9% हम वो सरकार में हार गए। वहां पे आने वाले समय में हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को यह आदेश है कि पूरा 9 साल में जो स्कीम करी है, सब लोगों से संपर्क करके अब की बार जो 2024 का इलेक्शन है और उससे पहले 23 में 5 स्टेट में हम सरकार बनाने वाले हैं, और 2024 में एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड मत के साथ मिलेगी। डोगरा साहब 280 नहीं 300 से बहुत बहुत ठीक है। डोगरा साहब वक्त का अभाव है, 1 मिनट में फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। मैं शीशी में सिर्फ एक बात कहूंगा और 1 मिनट में कहूंगा कि हम लोग तो चुनाव लड़ेंगे और बड़ी ईमानदारी के साथ लड़ेंगे। हमारा जो कार्यकर्ता है जो कभी निष्क्रिय हो गया था, वो अब बिल्कुल ताजगी के साथ चुनाव लड़ेगा। और हम लोग 2024 में हम लोग टक्कर ही नहीं देंगे, हम सरकार भी बनाएंगे, ये कांग्रेस का दावा है। और राहुल गांधी जी जिस तरह से, जिस परिपक्वता के साथ और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से वो आम जनमानस से मिल के
बैठ के बातें कर रहे थे, चल रहे थे, वो एक बहुत बड़ा संदेश है। और मैं आपके इस चैनल का भी आभारी हूँ कि आप इस ऐसी बहस, और ये बड़ी सकारात्मक बहस है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है, दोनों बहस पार्टी नहीं डोगरा साहब, चर्चा। चर्चा। तो इस चर्चा के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, और जो मेरे दोनों साथी थे आज इस चर्चा में, इनको भी मैं नमस्कार कहता हूं, ठीक है, नमन कहता हूं। ठीक है। गाये बगाए कोई ऐसी बात हो जाए तो ये माइंड पे ना लेके जाए। हम लोग क्योंकि इंसान पहले हैं, राजनीतिक पार्टी और विचारधारा हमारी अपनी अपनी, उसके लिए हम लड़ते रहे। ठीक है, ठीक है। 30 सेकंड में डॉक्टर साहब फाइनल कमेंट चाहूंगा जल्दी से। देखिए, जिस हिसाब से माननीय मोदी जी ने कमान संभाली है और अपने कार्यकर्ताओं के दिए हैं कि अपने कामों को 9 महीने के अंदर पहुंचाएं जनता तक, और जो रिशफल की बात हुई है, तो मैं रिशफल के बारे में बात चाहता हूँ। देखिए, नेता 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जिसकी बातों का जनता में असर होता है, और एक जो कार्यों को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो अब 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने काम तो बहुत किए हैं। अगर आप गिनाने लगे कि विश्व स्तर पर भारत की क्या उपलब्धियां हैं, तो शायद समय बहुत छोटा पड़ेगा, तो मैं वो नहीं गिनाना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब माननीय मोदी जी और बीजेपी नेतृत्व जो आरएसएस के संदेश के बाद, एक तो वो कैबिनेट में उन मिनिस्टर्स को लाना चाहते हैं जो क्विक डिसीजन लें और ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से करें। ठीक है। और रिशफल इसी चीज की कवायद है, और ये रिशफल एक अच्छी भी चीज है, क्योंकि जो जब इस बार सरकार बनी थी तो मोदी जी ने कहा था शुरुआत में कि आप सबके कार्यों का मूल्यांकन होगा, और वो मूल्यांकन कई स्तर पर होता है। प्रधानमंत्री जी खुद उसको सुपरवाइज करते हैं, और उनके वरिष्ठ नेता लोग सुपरवाइज करते हैं, कार्यकर्ताओं का फीडबैक आता है, जिला स्तर पे आता है, आरएसएस का फीडबैक आता है, और अदर विंग्स का फीडबैक आता है। उनके आधार पर मोदी जी खुद डिसाइड करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री खुद तय करते हैं चीज़ों को। वक्त का अभाव है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।